मैं हूं आपके साथ अभिलाषा और ये है उत्तर प्रदेश की खबरों का खास बुलेटिन, जिसमें आपको मिलेगी सूबे से जुड़े पूरे दिन की हर छोटी बड़ी अपडेट। सबसे पहले बात यूपी में अलग अलग दलों की ब्राह्मण पॉलिटिक्स की। वोट बैंक का फैक्टर यूपी में खूब चलता है। जातिगत समीकरण सेट कर सभी दल ये कोशिश करते हैं कि एक साथ बड़ा वोट बैंक उनके पाले में आ जाए, और इस बार इस जातिगत राजनीति में नए समीकरण बने हैं। सभी दलों की कोशिश है कि ब्राह्मण वोट बैंक उनके पाले में आ जाए, क्योंकि सबको मालूम है कि यूपी में 10% आबादी वाले ब्राह्मण सियासत का रुख कभी भी कहीं भी मोड़ सकते हैं। यूपी में अगले साल की शुरुआत में होने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर राजनीतिक दल तमाम जातियों को अपने पक्ष में करने की कवायद में हैं। पहले ओबीसी, दलित और मुस्लिम वोट बैंक पर इन पार्टियों की नजर होती थी, लेकिन 2022 यूपी विधानसभा चुनाव के केंद्र में ब्राह्मण रहने वाले हैं, ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं। कानपुर बिकरू कांड के बाद सबसे पहले ब्राह्मण वोट बैंक साधने की कवायद कांग्रेस ने शुरू की। जितिन प्रसाद ने ब्राह्मण चेतना मंच बनाया, लेकिन बीजेपी ने जतिन को अपने पक्ष में लाकर कांग्रेस को झटका दे दिया। इसके बाद बहुजन समाज पार्टी ने ब्राह्मणों को फोकस में रखकर प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन की शुरुआत की। अब समाजवादी पार्टी ने भी ब्राह्मण मतदाताओं को लुभाने की कोशिश शुरू कर दी है। लखनऊ में अखिलेश ने अपनी पार्टी के ब्राह्मण नेताओं के साथ करीब 2.5 घंटे तक मंथन किया। इस मीटिंग में तय हुआ कि समाजवादी पार्टी 15 अगस्त से बलिया जाकर ब्राह्मण सम्मेलन की शुरुआत करेगी। चूंकि हाई कोर्ट ने जातीय सम्मेलनों पर रोक लगाई है, इसलिए समाजवादी पार्टी इसे दूसरा नाम भी दे सकती है। अखिलेश पहले भी ये घोषणा कर चुके हैं कि सरकार में आने पर वो भगवान परशुराम की 108 फीट ऊंची प्रतिमा लगवाएंगे। ऐसे में ये तो साफ है कि इस बार लगभग हर शीर्ष दल का फोकस ब्राह्मण वोट बैंक पर है, और इसी के आधार पर वो आगे की रणनीति और समीकरण तय कर रहे हैं। वहीं एसपी सुप्रीमो अखिलेश यादव का सूबे में जारी ब्राह्मण पॉलिटिक्स को लेकर क्या कहना है, आइए सुनाते हैं आपको। बुझाने के लिए आप पे आरोप लग रहे हैं कि आप ब्राह्मणों का वोट लेने के लिए आप ब्राह्मण मीटिंग कर रहे हैं। जिन लोगों से मेरी मुलाकात हुई वो सभी समाजवादी पार्टी के आज के नहीं बहुत पुराने नेता हैं। समाजवादी पार्टी ने हमेशा जोड़ने का काम किया है। समाज का जो भाईचारा है, समाज का जो प्रेम है, समाज का जो लगाव है एक दूसरे के प्रति, उस पे हमेशा समाजवादी पार्टी ने काम किया है। आने वाले समय में समाज का जो हमारा ताना बाना है या जो हमारी गंगा जमनी तहजीब रही है, उसके तहत सभी वर्गों को जोड़ करके आने वाले चुनाव में समाजवादी पार्टी जनता के बीच में जाएगी। ऑपोजिशन पूछ रहा है पेगासस पे अखिलेश यादव हैं कहाँ? जो जासूसी हुई है उसके खिलाफ समाजवादी पार्टी भी है, और आखिरकार जनता ने जब इतना भारतीय जनता पार्टी पे भरोसा किया तो आखिरकार भारतीय जनता पार्टी को जासूसी क्यों करनी पड़ रही है? जेपीसी की डिमांड करते हैं आप? जेपीसी की भी डिमांड करते हैं, और कम से कम ये बात सरकार साफ करे। हालांकि सदन में कुछ भी कह रही, जिस तरीके से कोविड पे कहा कि ऑक्सीजन के बगैर किसी की जान नहीं गई, भारतीय जनता पार्टी कोई भी झूठ बोल सकती है। वैसे ब्राह्मणों को रिझाने की ये होड़ सिर्फ चुनावों तक सीमित है, इसलिए जनता पूरी तरह जांच परख कर ये सुनिश्चित करने के बाद ही वोट करे कि उनका असली हितैषी कौन है। खैर, आगे बढ़ते हैं। अपने भाषणों में बीजेपी के खिलाफ जहर उगलने वाले ओवैसी बीजेपी के शागिर्द हैं, और वो बीजेपी को जिताने के लिए एक हिडन एजेंडे पर काम कर रहे हैं। भाई, ऐसा हम नहीं बोल रहे, ये कहना है कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह का। दिग्विजय सिंह ने हाल ही में एक ट्वीट के जरिए बीजेपी और एआईएमआईएम को एक ही थाली का चट्टा बट्टा बता दिया है। ऐसा क्यों बोल रहे हैं दिग्गी राजा, इस रिपोर्ट के जरिए समझते हैं। बीजेपी शासित राज्यों में घुसकर जब ओवैसी भड़काऊ भाषण खुलेआम देकर आते हैं, तो ये बात विपक्षियों की आंख में शायद खटकती है, और तमाम दलों के नेता इस तरह के आरोप लगातार लगाते रहे हैं कि एआईएमआईएम और बीजेपी एक साथ मिलकर हिडन एजेंडे पर काम कर रही है। इसी तर्ज पर बीते रोज कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने ट्विटर पर एक फोटो पोस्ट की। साथ में लिखा कि 7 सालों में ओवैसी के भाषणों पर न ही एक भी एफआईआर हुई, न ही उनके घर में सीबीआई की रेड पड़ी। ये रिश्ता क्या कहलाता है? वहीं दिग्विजय ने ओवैसी पर अलग अलग चुनावों में बीजेपी की मदद करने का आरोप लगाया है। फिलहाल दिग्विजय के इस ट्वीट पर ओवैसी क्या पलटवार करते हैं, ये देखना काफी दिलचस्प होगा।
अब आपको मथुरा लेकर चलते हैं, जहां आजकल पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे का अनोखा अवतार देखने को मिल रहा है। पूर्व डीजीपी आजकल कथावाचक बने हुए हैं और सैकड़ों भक्त गुप्तेश्वर के भागवत सुनने पहुंच रहे हैं। हाल ही में पूर्व डीजीपी ने कथा सुनाते हुए एक वीडियो सोशल मीडिया में शेयर किया था, जो तेजी से वायरल भी हो रहा है। वीडियो में गुप्तेश्वर मंत्रमुग्ध होकर कथा सुनाते हुए नजर आ रहे हैं। वीडियो में नजर आ रहा उनका ये अनोखा अवतार प्रशंसकों को भी काफी पसंद आ रहा है। और अब बात सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ की। बीते रोज सीएम योगी सिद्धार्थनगर दौरे पर रहे। यहां जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम ने तमाम विकास कार्यों का बखान किया, साथ ही बीजेपी को सबसे ज्यादा विकास करने वाला दल करार दिया। आगामी चुनावों को लेकर क्या कुछ कहना है सीएम योगी का, चलिए सुनाते हैं आपको। होने के बाद लगभग 1000 बेड्स का हॉस्पिटल के साथ अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त एम्स का लोकार्पण प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से ही गोरखपुर में हम लोगों ने प्रस्तावित किया है। उत्तर प्रदेश के अंदर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में विगत 7 वर्षों के दौरान भारत सरकार के सहयोग से जो कार्य हुआ है और खासतौर पर जो तेजी विगत 4-4.25 वर्ष के अंदर प्रदेश के अंदर किया गया है, इसका परिणाम है कि यह अनुभव हमें पहले चरण में इंसेफ्लाइटिस, जिससे जनपद सिद्धार्थनगर सर्वाधिक प्रभावित जनपदों में एक था, न्यूनतम स्तर पर उसे लाने में हमें सफलता प्राप्त हुई। और कोरोना प्रबंधन आप सबके सामने है। आप सब मीडिया से जुड़े हैं और देश और दुनिया की खबरों को देखते होंगे। कोरोना की कहर अमेरिका के अंदर भी और इंडोनेशिया के अंदर भी भरपूर, वहां पर जनता त्रस्त है, सरकार पूरी तरह परेशान है। लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर कोरोना का बेहतरीन प्रबंधन और कोरोना रोकथाम के लिए किस प्रकार की प्रभावी कार्रवाई की गई है, ये आप सबके सामने है। बस्ती, इस कमिश्नरी का बस्ती जनपद, जहां एक भी कोविड पॉजिटिव केस नहीं, और आपके सिद्धार्थनगर जनपद में कुल एक्टिव केस मुश्किल से 10 बचे हैं। यानी ये चीजें दिखाती हैं हमारी जो कार्रवाई है वह बेहतर दिशा में आगे बढ़ रही है। ये हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर स्वास्थ्य सुविधा के साथ साथ स्वास्थ्य अवेयरनेस के भी एक महत्वपूर्ण केंद्र हैं। यहां पर पूरी तैयारियां चल रही हैं और एनएमसी के इंस्पेक्शन और अप्रूवल के साथ प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से हम लोग इस मेडिकल कॉलेज का लोकार्पण प्रस्ताव। अब आपको किसान नेता राकेश टिकैत से मिलवाते हैं, जो आजकल खुलेआम कहते फिर रहे हैं कि 15 अगस्त को कुछ बड़ा होने वाला है। स्वतंत्रता दिवस पर क्या है टिकैत का खास प्लान, उन्हीं से सुनिए। हाँ, जींद के लोग ले सके निर्णय भाई। क्या ट्रैक्टर परेड निकालना कोई गलत चीज है क्या? हरियाणा के जींद ने लिया तो जींद तो भाई देखो, हरियाणा का सबसे क्रांतिकारी जो क्षेत्र है वो जींद है। सबसे क्रांतिकारी वो हटता नहीं। जींद ने लिया अपना निर्णय तो उन्होंने ठीक लिया निर्णय। 15 तारीख को लिख देंगे। और भाई क्या पता संयुक्त मोर्चा अपनी क्या बात का निर्णय ले, लेकिन जींद ने जो निर्णय लिया वो ठीक लिया निर्णय उन्होंने। आप भी समर्थन करते हैं? अरे ट्रैक्टर की परेड तो निकलेगी। अब अपने गांव में ट्रैक्टर की परेड काट देंगे, तिरंगा झंडा लगा कर निकाल देंगे। तो जींद ने निर्णय लिया तो ठीक लिया, अपना ट्रैक्टर पे झंडा लगाओ और अपनी परेड निकाल लो। अपने गांव तो दूसरे गांव में उसको को निकाल लेंगे। देखो, तिरंगा झंडा लगा के निकालना तो एक तो सम्मान की चीज़ है, उससे नेशनलिज्म बढ़ता है और हमारे जो फीलिंग आती है
वो नेशनलिज्म की फीलिंग आती है। गांव के लोग पूर्ण रूप से उसकी तरफ बढ़ रहे हैं और अपने ट्रैक्टर पे, जो ट्रैक्टर हमारे देश को अनाज देता है, उस ट्रैक्टर पे हम तिरंगा झंडा लगा के और चलाएंगे उसको। और जैसा उन्होंने ये भी कहा है कि झंडा भी नहीं फहराने देंगे। अब क्या करेंगे, मंत्री झंडा फहराएगा, अब की बार किसान फहरा रहेगा। मंत्री तो हर साल फहरावे ही हैं, तो उनको रोकेंगे झंडा? क्या पता वे क्या क्या करेंगे। जींद के आती तो भाई क्रांतिकारी, अगर उन्होंने कह दिया कि अपने गांव में हम मंत्री को झंडा नहीं फहराने देने के, भाई वो तो उनका निर्णय है। हाँ, आप इसको कैसे देते थे कैसा? और देखेंगे, अभी तो टाइम है, अभी तो 1.5 महीना देखेंगे कैसे देखना इसको। आगे कुछ आप लोग की भी तैयारी? हाँ, तैयारी है। अभी तो 26 तारीख है कल की। यहाँ पर बहुत किसान यहाँ पे आए हुए हैं, इन लोगों से बातचीत करेंगे। और अगला जो जत्था यहाँ पर आएगा ट्रैक्टरों से, वो मुरादाबाद, अमरोहा, हापुड़ के लोग आएंगे। वे 14 तारीख को यहाँ पर आ जाएंगे और 15 तारीख में, 15 अगस्त में वे भी तो झंडा फहराएंगे यहीं। अगला जो ट्रैक्टर लेकर आएंगे वे 14 तारीख में पहुँच लेंगे और 15 तारीख को सुबह ही सुबह 7-8 बजे, जिस टाइम पे भी जो सरकारी टाइम होता है, उसी टाइम पे यहाँ पे झंडे फहराएंगे हम भी। तो टिकैत साहब, जो डिसीजन लिया है जींद के किसानों ने, अरे जींद के किसानों ने जो कुछ ले लिया भाई, हम तो जींद तक कौन बगल जाएगा। जींद तो बहुत क्रांतिकारी क्षेत्र है। चो साहब आए हुए हैं जींद से, उन्होंने मीटिंग करवाई थी कंडेला में। अरे इन्होंने निर्णय ले रखा, तो इनसे इनके निर्णय को कौन टाल कर देगा भाई। ये तो अपने ट्रैक्टर को 15 अगस्त में घुमाएंगे सड़कों पे, कौन रोकेगा। और इन्होंने कहा मंत्री को फहराने भी नहीं देंगे। और मंत्री कौन, जींद में क्या को वो ना पार्लियामेंट खुलेगा कि उस पर कोई झंडा फहराओगा। जींद में कौन मंत्री लग रहा है। अब आपको कानपुर लेकर चलते हैं, जहां पूरे जिले के एम्बुलेंस कर्मियों ने अनिश्चितकालीन हड़ताल का ऐलान किया है। सभी एम्बुलेंस कर्मी कुछ खास मांगों को लेकर हड़ताल पर हैं। बीते रोज सरकार की ओर से 1000 एम्बुलेंस कर्मी हटा दिए गए थे, जिन्हें लेकर आंदोलनकारियों ने तत्काल इन्हें बहाल करने की मांग की और मांगे न पूरी होने तक हड़ताल जारी रखने का ऐलान किया है। वहीं मौके पर सुरक्षा के मद्देनजर प्रशासन ने भारी पुलिस बल की तैनाती की है। अभी तो ये लड़ाई है, आगे और लड़ाई है, अभी तो ये लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। और अब आपको सावन के सोमवार के मौके पर देश भर के अलग अलग मंदिरों का नजारा दिखाते हैं। देखिए किस तरह पूरे दिन अलग अलग मंदिरों में भक्तों का तांता लगा रहा। हजारों की तादाद में श्रद्धालुओं ने मंदिर पहुंचकर महादेव की पूजा अर्चना की, साथ ही भगवान शिव का भव्य जलाभिषेक भी किया गया। सभी राज्यों ने कोरोना प्रोटोकॉल्स के तहत जलाभिषेक करने की अनुमति भी दे दी है, लेकिन यूपी, उत्तराखंड, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली में कांवड़ यात्रा पर रोक लगाई हुई है। हरिद्वार में कांवड़ियों पर सख्त नजर रखी जा रही है। सिर्फ अनुमति के साथ ही टैंकरों में गंगा जल ले जाने की परमिशन है। हम आपको इससे जुड़ी 4 तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां पर भगवान शिव की भक्ति में इस वक्त भक्त लीन नजर आ रहे हैं। आज सावन का पहला सोमवार है और फिलहाल यूपी की खबरों में इस खास बुलेटिन में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात सूबे की तमाम अहम खबरों के साथ। तब तक आप बने रहिए News 24 के साथ। नमस्कार।